हे गाइस, आई एम कोमल अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग नीट इग्नाइटर। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट है। बहुत दिनों से कोई वीडियो लॉन्च नहीं की थी इस पर। अब हम सेकंड पार्ट लेकर आए हैं इसका। तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, स्पर्म स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। बस दो ही चीज़ कवर कर पाएंगे, इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा इससे ज़्यादा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है कि एक इमेच्योर जर्म सेल्स जो है उससे स्पर्म का बनाना, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द इमेच्योर जर्म सेल्स, इट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड वेयर इट इज एक्चुअली हैपन, तो कहाँ पर होता है ये, है ना। तो ये जो होता है ये होता है हमारे टेस्टिस के अंदर, हमारे क्या मेल टेस्टिस में, है ना। तो जो है ना, तो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होगा वो टेस्टिस के अंदर होता है। अब देखिए टेस्टिस के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस चलेंगी, कैसे कैसे होगा। तो देखो स्पर्मेटोजेनेसिस जब भी होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस में एक डिफरेंस होता है, तुम्हें पता होना चाहिए ये बेसिक डिफरेंस। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो मतलब अर्ली एज से शुरू नहीं होता। जैसे हम ooजेनेसिस जो होगा वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से शुरू हो जाएगा, बट स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है ना। तो पहला डिफरेंस ये होता है कि वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होने वाला है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये अप टू लाइफ एज चलता है ना। तो ऐसा नहीं है जैसे कि मीनोपॉज हो जाता है फीमेल के केसेस में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है और फॉलिकल एट्रीजिया हो जाती है, मतलब फॉलिकल डिजनरेशन हो जाती है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है स्पर्मेटोजेनेसिस में। इसमें स्पर्म लगातार कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता रहेगा अंटिल डेथ, है ना। पर मतलब क्या होगा कि स्पर्म का मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, बस उसकी स्पर्म की मोटिलिटी पे अफेक्ट आएगा जैसे जैसे एज बढ़ेगी, है ना। तो वो जो है क्या एज, ठीक है। तो स्पर्म मोटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एज। अगर एज बढ़ेगी तो स्पर्म मोटिलिटी घटने वाली है, तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। दो स्टेप हो गए। तो अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस एक्चुअली में क्या है वो स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, तो स्पर्मेटोजेनेसिस को पढ़ने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हो क्या रहा है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, मैं डायरेक्ट बता दे रही हूँ। हाँ, तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो सबसे पहले जो इमेच्योर जर्म सेल्स होती हैं वो होती हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। तो ये जो गोनिया वाली जो सेल्स हैं, अब हमें ना याद ही नहीं रहता था, मतलब मेरा एक बार पेपर में पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस काट दिया गया था क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया की जगह मैंने स्पर्मेटोजोआ से स्टार्ट कर दिया था। जोआ गोनिया सब सिमिलर दिखता है ना जब पेपर आता है तो तुम्हारे पास। तो स्पर्मेटोगोनिया को कैसे याद करोगे कि गोनिया जो है गो, तो गो मीन्स स्टार्ट, यहीं से प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। GO फॉर गोनिया एंड गोनिया से स्टार्ट, तो GO। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है वो जो होता है वो 2N होता है, मतलब डिप्लॉइड सेल्स होती हैं ये वाली जो है हमारी। तो इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर फर्दर माइटोसिस चल रही होती है। इसके अंदर कुछ नहीं चल रहा होता है, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस चल रही होती है और बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम बनाए जाते हैं, है ना। एक को होगा तो इसको स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है। गोनिया गोनियम बस सिंगुलर प्लूरल का गेम है और कुछ नहीं है। तो स्टार्ट कहाँ से होने वाली है, तो ये वाली जो है ये हमारी इमेच्योर जर्म सेल है। क्या है ये? इमेच्योर जर्म सेल, या फिर इसको प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं। तो कुछ भी बोलो एक ही बात है। बट सबसे पहला स्टेप कहाँ से शुरू होने वाला है स्पर्मेटोजेनेसिस का? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो वो जो है सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर ही माइटोसिस चलता रहेगा। माइटोसिस तुम्हें नहीं पता तो एक कॉर्नर में बता देती हूँ। माइटोसिस में क्या होता है कि अगर एक सेल है तो वो दोबारा से डिवीजन करेगी और वो दो सेल बना देगी। अगर ये एन प्लॉइडी की है तो ये एन एन वाले बनेंगे। पर अगर अगर हम 2N प्लॉइडी की एक सेल्स लेते हैं और उससे भी दोबारा से दो सेल्स बनेंगे और ये दोनों 2N के होंगे, मतलब प्लॉइडी रिमेन द कांस्टेंट इन द केस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस के केस में प्लॉइडी सेम रहती है, बस सेल्स बनती चलती है, ठीक है। तो माइटोसिस में ये क्या हुआ, ये सारी सेल्स बन गई। तो इन सारी की सेल्स की प्लॉइडी क्या है? 2N। तो इन सब की प्लॉइडी जो है 2N ही चल रही है। अभी स्पर्मेटोगोनिया से क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया जो है वो फॉर्म कर देता है, मतलब माइटोसिस के बाद ये जो फॉर्म हुई है इसको बोल देते हैं हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमर माइटोसिस के बाद प्रोड्यूस हुई है ये, है ना। ध्यान रखना है कि स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस हुआ, माइटोसिस के बाद जो भी एक सेल आई उसको बोल दिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स उसकी भी प्लॉइडी क्या है? 2N, क्योंकि मैंने क्या बताया माइटोसिस हुआ है। तो माइटोसिस में प्लॉइडी डज नॉट चेंज,
एनी हाउ, है ना, कुछ भी हो जाए नहीं चेंज होगी, एन से एन बनेगा, 2n से 2n बनेगा। माइटोसिस में हाफ हो जाती है प्लॉइडी, इसी वजह से मेनली वो डिप्लॉइड सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, तो अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है, हमने एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स उठा लेंगे और उससे हम प्रोसेस करके दिखाएंगे। देखो ये जो है, ये मैंने एक ले ली, ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दैट हैविंग द प्लॉइडी 2n। अब ये जो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इसके अंदर चलेगा मियोसिस फर्स्ट, क्या, मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो फिर दोबारा इसका डिवीजन हो रहा है, तो ये 2 सेल्स बना देगा, और ये 2 सेल्स जो होंगे, जैसे ये 2n है, तो इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, हाफ। क्योंकि जो मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस सेकंड, अभी मैं तुम्हें बता देती हूँ यहाँ पर क्या सीन है कि मियोसिस जो होता है, मियोसिस होता है रिडक्शनल डिवीजन एक्चुअली में। मियोसिस में 2 होते हैं, एक फर्स्ट पार्ट होता है, एक सेकंड पार्ट होता है। तो सेकंड पार्ट सेम एज माइटोसिस होता है, इसी वजह से इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोल देते हैं, सेम एज माइटोसिस। बट जो फर्स्ट वाला होता है उसमें क्या होता है, उसमें रिडक्शनल डिवीजन होता है, मतलब प्लॉइडी रिमेन्स, प्लॉइडी जो है अगर 2n है तो n हो जाएगी, अगर n है तो n/2 हो जाएगी, और n/2 वाली सेल्स बहुत कम एग्जिस्ट करती हैं, इसी वजह से हैप्लॉइड सेल्स मियोसिस नहीं करती है ना। तो मैं थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए, मतलब बाकी टॉपिक्स के बारे में। अभी सेल डिवीजन पढ़ के ही आए होंगे 11th में, आई होप सो। नहीं आए हो तो फिर भी मैंने बेसिक्स क्लियर कर दिया, बेसिक्स की वजह से इसमें धोखा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है मियोसिस फर्स्ट, इसको क्या हुआ कि n और n वाले 2 सेल्स बन गए। अब ये जो है, ये जो बना है n, तो ये क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखो क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, नीट में ऐसा नहीं आएगा कि प्रोसेस बता दो। नीट में क्या क्वेश्चन आएगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्लॉइडी क्या थी, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की जो प्लॉइडी है वो 2n है। फिर वो पूछेगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है, तो जो बनाती है वो 2 स्पर्मेटोसाइट्स, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। अब पूछ लिया जाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की प्लॉइडी क्या थी, तो तुम्हें पता है कि सबसे पहले क्या बना था, सबसे पहले क्या बना था बताइए। तो सबसे पहले हमारा था स्पर्मेटोगोनिया, क्योंकि हम गोनिया से ही तो चलना शुरू करे थे, स्पर्मेटोगोनिया, है ना, गो बोल रहे थे ना, तो गोनिया से चलना शुरू किए थे। गोनिया भी 2n थी, गोनिया के अंदर माइटोसिस हो रहा था, माइटोसिस के बाद बन रहा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो जिसकी भी प्लॉइडी 2n थी। फिर उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जिसकी प्लॉइडी n है। अब मियोसिस फर्स्ट करने के बाद हम हमेशा क्या कराते हैं, मियोसिस सेकंड, क्योंकि मियोसिस को आधी अधूरी थोड़ी छोड़ेंगे। तो ये जो है, ये दोबारा से जाएगी, तो यहाँ पर क्या बनेंगी, फर्दर 2 सेल्स बनेंगी जिनकी प्लॉइडी सेम होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया, मियोसिस जो 2 होती है वो सेम एज माइटोसिस होती है, तो इस वजह से कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये दोबारा से अब टोटल ऐसे करके n और n यहाँ पर बन जाएगी, तो ये जो है टोटल 4 सेल्स बन गई। तो ये जो 4 सेल्स बनी है, इनको क्या नाम दिया जाएगा, ये होती है स्पर्मेटिड्स। क्या होती है, स्पर्मेटिड्स। तो अभी जो बनता है, देखो ध्यान रखना, स्पर्मेटोगोनिया, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड देन स्पर्मेटिड्स। तो टोटल अब तुमसे पूछा जाएगा कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कितने स्पर्मेटिड्स बनाती है, एक, अगर ईच पूछा जा रहा है तो तुम बताओगे 2। पर तुमसे पूछा जाएगा कि टोटल कितनी स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से तो टोटल 4 प्रोड्यूस हुई ना, तो 4 प्रोड्यूस हुई, तो इस वजह से हम बताएंगे 4। तो टोटल हमारे पास कितनी 4 प्रोड्यूस हुई, मतलब स्पर्मेटिड्स कितनी प्रोड्यूस हुई, 4 प्रोड्यूस हुई। तो ठीक है, तो उस वजह से अब हमें क्या बताना है कि मतलब इसके आगे प्रोसेस होगी। ये जो स्पर्मेटिड है, दिस इज नॉट एट ऑल सेल स्पर्म, तो इस वजह से हमें देखना पड़ेगा कि आगे क्या प्रोसेस चलेगी, है ना। तो हमने बता दिया है कि सबसे पहले क्या बना, स्पर्मेटोगोनिया। तो गोनिया से क्या बनना था, अच्छा मैंने तुम्हें थोड़ा बेसिक्स के बारे में बताया नहीं, ये कहाँ से निकला, क्या हुआ, कुछ बताया नहीं, मैं अभी बता दूंगी। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अच्छा देखो ऐसे करके ना, ऐसे क्लियर करना होता है कि स्पर्मेटोसाइट, साइट मतलब सेल, साइट मतलब सेल, और फिर बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद बना स्पर्मेटिड। ठीक है, अब ये जो है इतनी प्रोसेस को, ये जो है हमारा ये जो बन गया, ये चल रहा था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। वैसे तो वो स्पर्म का फॉर्मेशन है, बट इसके बाद जो स्पर्मेटिड्स बन जाती हैं, जो 4 स्पर्मेटिड्स बनी, तो ये ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई मोटिलिटी वगैरह कुछ हो, तो इनके अंदर क्या होता है, दोबारा से इनसे बनता है स्पर्मेटोजोआ। क्या बनेगा इनसे, स्पर्मेटोजोआ। तो जोआ जो होता है, स्पर्मेटोजोआ जो होता है, और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ जो बनता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस।
क्या, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कैसे, देखो स्पर्म जेनेसिस, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होगा उसको हम बोलने वाले हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, स्पर्मेटोजोआ ही एक्चुअली में स्पर्म है, तो वो जो स्पर्म बना है तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, कंफ्यूज मत हो ना, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, मेटोजेनेसिस के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस आती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अभी उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम, अब ये जो है, ये जो स्पर्म होता है ये जैसे कि हमारे पास दो टाइप्स की सेल्स होती थी, तुम्हें पता होगा, एक लेडिक सेल्स होती थी और एक सर्टोली सेल्स होती थी। तो वो जो सर्टोली सेल्स होती हैं, मतलब जैसे ये सर्टोली सेल्स हैं सपोज करो, तो इसमें क्या होता है, इसमें स्पर्म जो है अटैच रहता है, इसमें उसका हेड अटैच रहता है यहाँ पर। तो अब एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं हम स्पर्मिएशन। क्या, तीन प्रोसेस होती हैं, डेफिनेशंस आ जाती हैं, बहुत कंफ्यूजन होता है, बट देखो मैंने तुम्हें बहुत क्लियर कर दिया है, दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस, दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मिएशन क्या होता है कि स्पर्मिएशन मतलब होता है कि रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो भी सर्टोली सेल्स थी उनमें जो एम्बेडेड था हमारा जो स्पर्म था, तो उसको रिलीज करवाना, एजैकुलेशन के टाइम पे ऑब्वियसली स्पर्म रिलीज कराना ही पड़ेगा। तो उसमें वो जो रिलीज ऑफ स्पर्म होता है ना, क्या, रिलीज ऑफ स्पर्म, थोड़ा फास्ट हो रहा हो तो स्पीड कम कर लेना, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, और मेनली सर्टोली सेल से, ठीक है। एनसीईआरटी में सर्टोली सेल्स मेंशन है, तो एनसीईआरटी पे ज्यादा चिपके रहा करो। देखो एनसीईआरटी में लिखी है एक लाइन, आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm had become amended in the Sertoli cells and finally released from the seminiferous tubule by the process of spermiation। ठीक, बहुत सिंपल है, तीन प्रोसेस याद करी हमने, कौन कौन सी, एक हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, एक स्पर्मियोजेनेसिस और एक स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन इज रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दैट इज स्पर्मिएशन। ठीक है, तीनों चीज हो चुकी हैं, और ये जो हमारा बना है ये एन हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा, हैप्लॉइड होगा, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या है, देखो मैं बता देती हूँ। अब ये जो स्पर्मिएशन हो रही थी ना, ये जो तुम्हारी मैंने कुछ पॉइंट्स बताने थे वो रह गए। स्पर्मिएशन के टाइम पे स्पर्मिएशन क्यों कराते हैं, अरे दीदी स्पर्मेटोजोआ बन गया था, वो एम्बेडेड था, फिर उसको निकाला, तो क्या चल रहा है ना। तो स्पर्मिएशन ये तो मतलब रिलीज करा रहे थे हम तो, ठीक है, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, एसटी लिख देती हूँ मैं। अब एक हमारी प्रोसेस थी स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या हो रहा था, स्पर्मियोजेनेसिस में हमारा स्पर्मेटिड से क्या बन रहा था, स्पर्मेटोजोआ बन रहा था, स्पर्मेटोजोआ। तो इस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारा वो बनता है जो स्पर्म, तो वो जो है वो काफी ज्यादा बल्की होता है, मतलब भारी होता है, बट उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें उसे हल्का करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो पता है ये जो स्पर्मियोजेनेसिस होती है, ये सारे चेंजेस इसी टाइम पे होते हैं। तो ये पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है कि राउंडेड सेल कन्वर्टेड इनटू द फ्लैजिलेटेड सेल्स, है ना, वो कैसे कन्वर्ट हो जाएंगी कि फ्लैजिलेटेड हो जाएंगी इस टाइम पे, जब स्पर्मेटोजोआ बनेगा, मतलब जब स्पर्म बनने वाला है तब। ठीक है, तो ये फ्लैजिलेटेड सेल्स या फिर इलोंगेटेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। दूसरा पॉइंट कि इसका साइटोप्लाज्म अल्टीमेटली डिक्रीज करा दिया जाएगा। साइटोप्लाज्म क्यों डिक्रीज कराया जाएगा, क्योंकि मोटिलिटी बढ़ानी है, किसी चीज में ज्यादा वजन होगा, वेट ज्यादा होगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा उतने अच्छे से। ठीक है, अब तीसरी चीज मतलब इसमें सारी चीज फॉर्मेशन हो जाती है, जैसे तुमने स्पर्म का स्ट्रक्चर अभी पढ़ाऊंगी, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ठीक है, तो ये सारी जो चीज है मिडिल पीस एंड टेल, तो ये चारों चीज का जो फॉर्मेशन है वो सब इसी स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पे हो जाएगा। देखो एक और प्रोसेस होती है, प्लीज उसको ध्यान रखना, एक होती है प्रोसेस कैपिसिटेशन। कैपेसिटेशन मैंने इधर मेंशन कर दिया है, पर इधर नहीं मेंशन करना चाहिए मुझे, पर मैंने कर दे रही हूँ कैपेसिटेशन, क्योंकि मेरे टाइम पे मेरे पास भी पेशेंस नाम की चीज नहीं होती थी कि अरे वो क्या होता था। तो कैपेसिटेशन में क्या होता है, कैपेसिटेशन मतलब होता है कि फीमेल, ये जो पहली क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पर होता है, तो ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक में हो रहा है। ठीक है, यहाँ नहीं हो रहा है,
तो ये जो है ना मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें भी स्पर्म का जो है वो साइटोप्लाज्म वगैरह लूज कर दिया जाता है, मतलब कम डिक्रीज कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मोटिलिटी इंक्रीज कराने के लिए ये सब काम किया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस होती है ये स्पर्म फीमेल जेनाइटल ट्रैक में होती है, इसको कैपेसिटेशन बोलते हैं। CAPA CITATI1 है ना, थोड़ा स्पेलिंग नहीं समझ में आ रही हो तो देख लेना एक बार। तो कैपेसिटेशन ये होता है, और हमने स्पर्मेटोजेनेसिस ऑलमोस्ट पढ़ लिया, अब उसमें कुछ बचा नहीं है। तो दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा, तो मैं एक बात और बता देती हूँ जो मैं स्टार्टिंग में बता नहीं पाई थी। देखो तुम्हारे पास टेस्टिस होती है जो मैंने पहली वीडियो में कवर की है। अब उसके अंदर सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है, होते हैं सेमनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं, और उन सेमनीफेरस टिब्यूल्स के अंदर से स्पर्म का प्रोडक्शन चल रहा होगा। ये यही बात बतानी थी मुझे। अच्छा, ये किस किस के इन्फ्लुएंस में होता है तुम्हें अब ये बताना है। तो ये जो होता है ये मतलब हमारे पास होते हैं GnRH। तो GnRH क्या है, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है एक, हाइपोथैलेमिक, हाइपोथैलेमस पता है ना, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी। मास्टर ऑफ मास्टर हाइपोथैलेमिक। तो जैसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन, तो GnRH क्या होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये रिलीज करवा रहा है गोनेड्स का, है ना, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो अब ये क्या रिलीज कराता है, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। किस पर, एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये एक्ट करेगा। सॉरी, ये सब पिट्यूटरी बोलने में मुझे इस वजह से दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरी मैम की प्रोनाउंसिएशन बहुत अजीब है पिट्यूटरी को लेके, तो सॉरी, है ना। तो उनका मजाक उड़ाते उड़ाते मेरी पिट्यूटरी का वो हो रहा है प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है अब उससे रिलीज होने वाला है क्या, एक मतलब दो हार्मोन्स पे एक्ट करेगा, LH और FSH। अब देखो LH और FSH ये दोनों क्या क्या कराएंगे। तो LH जो होता है वो मेनली, LH क्या होता है, लीडिंग सेल्स, ठीक है, या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं इसे। तो ये अब ये क्वेश्चन बहुत आता है नीट में, ठीक है। ये क्या करा रहा है, ये स्टिमुलेट कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। प्लीज ध्यान रखना, मैटो और मियो में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो LH कराएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा हार्मोन क्या था हमारा, FSH। तो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे। किस पे, सर्टोली सेल्स पे। तो सर्टोली सेल्स को बोलते थे नर सेल्स, वो खाना पीना देती थी ना, नर सेल्स, है ना। तो ये जो है ये स्टिमुलेट कराती हैं सीक्रेशन ये कुछ फैक्टर्स रिलीज कराती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस को रेगुलेट कराने में और एनहेंस कराने में हेल्प करेगी ये वाली जो है FSH। तो मेनली क्वेश्चंस कभी कभी पूछने के लिए आ जाते हैं कि LH जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करा रहा है या स्पर्मियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करा रहा है। तो वो सब तुम्हें पता होना चाहिए, बहुत कॉमन होता है। अभी हम स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, और थोड़ा लंबी चली जाएगी वीडियो। मेरी राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आती है, पर आवाज़ तो समझ में आती होगी ना यार, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है। स्पर्म स्ट्रक्चर मैं इतनी मेहनत से वीडियो बना ही देती हूँ, मेरी ज़िंदगी में इतना समय नहीं है फिर भी, ठीक है। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं हम। स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है वो सारा हम आज देख लेंगे। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर जो है मेनली देखो, इसमें 4 पार्ट होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। एक होता है हेड, मैं इधर बना देती हूँ, दिस इज हेड। फिर इसके बाद एक कॉन्स्ट्रक्टेड नेक होती है, ठीक है, हेड, नेक। फिर एक होता है मिडल पीस। एक बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्या, कुछ अच्छा नहीं हो सकता मेरे साथ, ठीक है। तो अच्छा ही होता है मेरे साथ। तो हेड, नेक, मिडल पीस एंड द टेल, है ना, 4 पार्ट होते हैं इसके स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है। तो ये मैंने हेड बनाया, देन उसके बाद नेक बनाई है मैंने, फिर नेक के बाद यहाँ पर ये मिडल पीस ये वाला जो है, और फिर उसके बाद ये होगा हमारा टेल, ठीक है। यहीं पे बना देती हूँ, ठीक है। अब पता है क्या क्या है, जैसे कि ये वाला जो पार्ट है ये हेड है, ये नेक है कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट जो होता है, और ये वाला जो है ये मिडिल पीस है, और ये वाला जो पार्ट है ये टेल है, ठीक है। इतना पार्ट तुम्हें समझ में आ गया। अब हेड के अंदर क्या पाया जाता है, हेड के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियस, जो हमारा मेन पार्ट है। न्यूक्लियस तो तुम्हें पता है ना, उसके अंदर भी ओवल न्यूक्लियस पाया जाता है। देखो टिंग 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 टिंग, ये कंडेंस फॉर्म में मैं क्रोमेटिन फाइबर्स बना रही हूँ, और इसमें मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है वो भी वेट कम करने के लिए, मतलब इनके पास न्यूक्लियोलस नहीं पाए जाते हैं, एसिडिक प्रोटीन नहीं पाई जाती है, RNA नहीं पाया जाता है ना, और मतलब वही सब है।
कि सब इसलिए मॉडिफिकेशन हो रहे थे क्योंकि ये वेट कम हो तो मोटिलिटी अच्छी हो। अब ये जो स्पर्म है, स्पर्म के हेड पे एक कैप पाया जाता है, एक्रोजोमल कैप बोलते हैं इसे। यहाँ पर ये जो है ये पाया जाएगा एक्रोजोमल कैप, ठीक है। तो एक्रोजोमल कैप क्या करता है ये बता देती हूँ। तो मैंने तुम्हें हेड में कौन कौन से स्ट्रक्चर देखे तुमने, एक हो गया एक्रोजोमल कैप और एक हो गया हमारा व्हाट, न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक्रोजोमल कैप क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्रोजोमल कैप इज फॉर्म बाय विच सेल ऑर्गेनेल। तो गोल्गी बॉडीज जो होती हैं वो फॉर्म करती हैं ना, और इसके अंदर मेनली क्या होता है, स्पर्म लाइसिन होता है। स्पर्म लाइसिन हम मेनली सारे एंजाइम्स जो कि मतलब जब ओवम से जब स्पर्म पेनिट्रेट करता है तो उस टाइम पे जो वॉल्स को रप्चर करने के लिए जोना पैलिसिडा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, तो ये सारे जो एंजाइम्स हैं जो कि कोरोना रेडिएटा को वो करेगा पेनिट्रेट जाके, है ना। तो ये सारे जो चाहिए होते हैं उनको, सारे एंजाइम्स को एक साथ बोल दिया जाता है स्पर्म लाइसिन। मतलब मेनली जो इनका वर्क है ये प्रोटीलाइटिक एंजाइम है। प्रोटीलाइटिक किसको बोलते हैं अब ये भी नहीं पता दीदी हमें तो, अरे सब कुछ प्रोटीलाइटिक एंजाइम जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करा डालें, ठीक है। डाइजेशन में तो पढ़ा होगा। तो इस पर में कौन कौन से एंजाइम्स आ जाते हैं, देखो सबसे पहला जो मेन एंजाइम होता है उसको बोलते हैं हाइलुरोनिडेज। शायद तुमने पढ़ा होगा हाइलुरोनिडेज। रुक जाओ मेरी स्पेलिंग गलत हो जाती है। हाँ, तो ये मेनली किस पे जाके एक्ट करता है, जोना पैलिसिडा पे जाके एक्ट करता है और उसको तोड़ ताड़ा आता है एंट्री लेने के लिए। एक होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। तो ये सारे एंजाइम्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो एक्रोसिन नाम की चीज पाई जाती है, एक्रोसिन, एस्टेरेज, बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं पर ये हायर लेवल की हैं। बस तुम दो पे फोकस करना, हाइलुरोनिडेज और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है। ये जो एक्रोजोमल कैप है ये मतलब वो उसमें काम आएगा। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या काम कर रहा है, न्यूक्लियस मेनली हमारे लिए तो क्या चीज होती है, जो हमारा मेन है वही तो न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस की कुछ कुछ पूछ लिया जाता है, जैसे ये ओवल शेप होता है, इसकी प्लॉइडी पूछ ली जाएगी तुमसे, तो प्लॉइडी तो एन होगी ना, हैप्लॉइड है स्पर्म, तो न्यूक्लियस तो ऑलरेडी हैप्लॉइड ही होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक पार्ट पे। तो नेक पार्ट में क्या होता है, हमारे पास दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है सेंट्रियोल वाला पार्ट, बट कभी कभी एलन, आकाश, इन सब में आ जाता है। मैं किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट हाँ टेस्ट सीरीज तुम लोग ज्वाइन करते हो तो आ ही जाता है, फिर तुम्हें फील होता है कि तुम इंफीरियर हो क्या। तो ये जो है नेक में क्या पाया जाता है, दो सेंट्रियोल पाए जाएंगे। क्या, थोड़ा सा पढ़ लो एक्स्ट्रा तो कुछ दिक्कत नहीं हो जाएगी, कुछ घट नहीं जाएगा, आगे जो एमबीबीएस होगा उसमें काम ही आएगा, ठीक है। दो दो जो है सेंट्रियोल होते हैं, नॉट ओनली एमबीबीएस, बीएमएस, कुछ भी लोग ऐसे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है ना सबको एमबीबीएस अलॉट ही हो जाए, पर ओप्सो हो जाए, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल, दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। मतलब प्रॉक्सिमल जो प्रॉक्सिमल वाले पार्ट में पाया जा रहा है और डिस्टल मतलब जो थोड़ा नीचे पाया जा रहा है। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या होता है, मेनली जो है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जब, जैसे तुम्हें पता है ना, जैसे जी ये ओवम है, ओवम से जब ये पेनिट्रेट करता है, ये जो है स्पर्म जाके, तो स्पर्म का हेड जाता है, उसका न्यूक्लियस चला जाता है, तो उसके साथ साथ ये जो है ना प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी चला जाता है। क्या चला जाता है, मतलब ये भी ओवम में ही चला जाएगा। और फिर ये क्या करवाता है उस टाइम पे, ये फर्स्ट क्लीवेज के टाइम पे, जब फर्स्ट क्लीवेज चल रहा होगा तो उस टाइम पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। हाँ, तो ये करा रहा होगा। अब डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या होता है कि ये एक तो क्या बोल सकती हूँ मैं, ये अराइज, ये एक्सियल फिलामेंट फॉर्मेशन में मेनली हेल्प करता है। जो टेल के अंदर एक एक्सियल फिलामेंट पाया जाएगा, मैं अभी बताऊंगी, एक्सियल फिलामेंट तुमसे कभी पूछ लिया जाएगा, तो मेनली जो है ये एक्सियल फिलामेंट फॉर्म करने में काम आएगा। डिस्टल मतलब ये जो एक्सियल फिलामेंट है वो अराइज कहाँ से होता है, वो यहीं से डिस्टल, यहाँ से चलता चलेगा ऐसे करके और पूरा टेल तक जाएगा, है ना। एंड ऑफ टेल में नहीं होता है, मतलब यहाँ तक होता है। तो ये जो एक्सियल फिलामेंट होगा मेनली, और एक्सियल फिलामेंट की जो अरेंजमेंट कैसी होती है, 9+2 अरेंजमेंट होती है, याद है ना, साइटोस्केलेटन पढ़े थे हम, 9 डबलेट्स एंड 2 सिंगलेट्स, है ना,
ठीक है। तो ये अरे ये 1 2 ऐसे डबलेट्स डबलेट्स वाले 9 स्ट्रक्चर्स के बीच में 2 थे। वो सब छोड़ो, तो मैं नेक पढ़ा रही थी। तो नेक जो होता है स्पर्म का, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। जो फर्स्ट होगा, जो प्रॉक्सिमल होगा, वो ओवम के साथ चला जाएगा और फर्स्ट क्लीवेज के टाइम पे स्पंडल फाइबर फॉर्मेशन, और ये क्या कराएगा, एक्सियल फिलामेंट यहीं से निकल रहा होगा डिस्टल सेंट्रियोल से। अब देखो हम तीसरा पार्ट जो है वो पढ़ लेते हैं। तीसरा पार्ट जो है हमारा वो है मिडिल पीस। क्या? मिडिल पीस। तो मिडिल पीस जो है, मैंने देखो तो मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिखाया था नेक के पास से। ये जो है हमारा नेक। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेनली देखो मैं माइटोकॉन्ड्रिया बना देती हूँ। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, मैं ज्यादा सुंदर नहीं बना पाऊंगी। देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कराता है, यहाँ पर हाईली माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, क्योंकि स्पर्म की मोटिलिटी तो माइटोकॉन्ड्रिया ही तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एटीपी नहीं होगी तो कहाँ से कुछ चलेगा। तो इसको बोलो मिडिल पीस के अंदर क्या पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया हाई नंबर में, और वो सब क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने में काम करा रहे हैं। यहाँ पर भी डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसे मैन की बोलते हैं, बट वो तुम्हें कोई लेना देना नहीं है ना। और इंसेक्ट्स के केसेस में इसको निबनकन भी बोल देते हैं। मैंने एक बार टेस्ट सीरीज में देखा था, तो इस वजह से अगर तुम्हें याद करना हो तो कर लेना, वैसे एनसीईआरटी नहीं है तो याद मत करना, ठीक है। अच्छा, ये जो मिडिल पीस होता है, यहाँ पर जब ये एंड होता है तो यहाँ पर इसके एंड पॉइंट पे यहाँ पर पाया जाता है रिंग सेंट्रियोल। मतलब 3 सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल, डिस्टल और रिंग सेंट्रियोल। तो ये जो रिंग सेंट्रियोल होता है इसको एन्यूलस भी बोलते हैं, क्योंकि तुमने याद है अर्थवॉर्म के जो छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उनको एन्यूलस बोल रहे थे, याद है? वहीं से ऐसे लैटिन लैंग्वेज है ना, कहीं भी आ जाती है ट्विस्ट करके। तो रिंग सेंट्रियोल यहीं पे पाया जाता है, ये जो है एन्यूलस जिसको बोला जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाती है टेल। क्या आ गई? ये आ गई हमारी टेल। तो टेल जो है, टेल और यहाँ से निकला होगा, यहाँ के इसके डिस्टल पार्ट से क्या निकला होगा, एक्सियल फिलामेंट निकला होगा एक। हाँ से ये ऐसे करके ऐसे, मतलब एक्सियल फिलामेंट निकला होगा ये वाला जो है, ठीक है। अब तुमने ये सारा कुछ पढ़ लिया है और ये मिडिल पीस भी पढ़ा दिया है मैंने। अब देखो टेल, टेल में भी पढ़ाई देती हूँ। मिडिल पीस में तुमने पढ़ लिया, अभी कहो दीदी टेल नहीं पढ़ाई तुमने। टेल पढ़ा देती हूँ, पर टेल फिर तुम पढ़ के क्या करोगे? मेरे को तो मतलब हायर लेवल वाली आती है। टेल कुछ नहीं, मोटिलिटी प्रोवाइड कर रही है, हमने तो ऐसे पढ़ा था। पर मैंने इसमें पढ़ रखा है कि 2 पार्ट होते हैं इसके, एक होता है प्रिंसिपल पीस और एक होता है एंड पीस। टेल के 2 पार्ट है, एक प्रिंसिपल पीस और एक एंड पीस। प्रिंसिपल पीस वाले में एक कैट्स पर नाम की प्रोटीन पाई जाती है। देखो आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ एम्स, आउट ऑफ सब कुछ हो गया ये, ठीक है। प्लीज मत पढ़ना, मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। अगर तुम आगे कोई क्लास वाला पढ़ रहा है, बीएससी एमएससी वाला, तो प्लीज हाँ वो कंटिन्यू कर सकता है। तो कैटिस पर प्रोटीन पाई जाती है जो कि कैल्शियम चैनल्स का इन्फ्लक्स करा, कैल्शियम चैनल्स होते हैं मेनली, और उनकी वजह से इन्फ्लक्स हो जाता है, ठीक है। और एंड पीस का कोई ऐसा खास रोल, मतलब मोटिलिटी इंक्रीज कराएगी मेनली जो है टेल, है ना। अब हम आ जाते हैं बैक टू स्पर्म। तो देखिए स्पर्म के लिए हमें जो मेन चीजें याद करनी है, जो एनसीईआरटी में हैं और जो कि आएंगी, ठीक है। तो उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि जब ह्यूमन मेल एजैकुलेट करता है तो उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। कितने? 200 से 300 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। अच्छा, उन 200 से 300 मिलियन स्पर्म में एटलीस्ट 60% की जो है नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए, होती है मतलब, ठीक है, अगर एक हेल्दी है तो। और 40% की मोटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्म स्ट्रक्चर। अब इसके आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। अच्छा, कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल दूं? याद मत करना, अगर मन हो तो याद कर लेना। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही थी ये 65 से 70 डेज में एक बार खत्म होती है, ठीक है। और मतलब अगर हम स्पर्म का साइज देखें वो भी 65 माइक्रो होता है, माइक्रोन मीटर, तो लॉन्ग होता है। तो इस वजह से मैंने ऐसा याद कर रखा था 65 थोड़ा मैं अच्छा करता था ना, इस वजह से, ठीक है। और 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, मतलब काफी ज्यादा स्मॉल होता है, तो मैं तो दिखेगा ही नहीं 1 डाई से, मतलब उसी माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं मेनली।